Good morning to all my online dear students. Today we are going to start our discussion of CT 12 जुलाई पेपर। जो 12 जुलाई को पेपर हम लोग दिए थे, तो 12 जुलाई वाले पेपर को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा सर डिस्कस कर दीजिए, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। हर क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। जिसका जो डाउट्स है वो वीडियो आप ना देख के समझ सकता है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन था बेटा, इफ सॉलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज √3 देन इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट विल बी। तो हमें देखो क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। हमको क्या दिया है, सॉलिबिलिटी दिया है कितना, √3। सॉलिबिलिटी कितना दिया है, √3। तो हमसे बोला है सॉलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज √3 देन इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो हमें किसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है बेटा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट किसका चाहिए, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH ट्वाइस का सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए। कैसे निकालोगे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, क्या तरीका मैंने बताया है। किसी भी जनरल तरीके के सॉल्ट को बेटा, कोई भी आपका ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसका तरीका मैंने बताया था आपको। AXPY टाइप का अगर कोई सॉल्ट हो और इसका आपसे KSP का फॉर्मूला पूछे, तो जस्ट आपको क्या करना है, x के पावर x भेज दो इंटू y के पावर y भेज दो इंटू s के पावर x प्लस y। ये फॉर्मूला बताया था मैंने कि डायरेक्ट आप इससे ध्यान रखो तो आपको क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो बताओ KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या लिखोगे बेटा, KSP अगर लिखना है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, बताओ क्या आएगा। CA का कोएफिशिएंट 1 है, OH का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 1 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू S के पावर 1 प्लस 2। ये बताया था मैंने, है ना। तो डायरेक्ट आप देखो ना, इवन ये AB2 टाइप का सॉल्ट हो गया ना। किस टाइप का सॉल्ट हो गया, 1:2 वाला AB2 टाइप का। और AB2 टाइप के सॉल्ट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2, तो 1 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू S के पावर दोनों का सम। तो KSP कितना आ जाएगा इसका, 4s³। और S की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सॉलिबिलिटी दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का √3, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा, तो KSP इज इक्वल टू 4 इंटू √3 का क्यूब। और √3 का क्यूब मतलब कितना होता है, कितना हो जाएगा, √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 आ जाएगा बेटा, और 3√3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12√3 आपका आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में कितना दिया है, 12√3। समझे क्या। तो काफी सिंपल क्वेश्चंस थे, मैंने टफ पेपर नहीं दिया था, काफी इजी पेपर था। तो आप सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.5 मोलर अमोनियम बेंजोएट इज हाइड्रोलाइज्ड टू 0.25%, इट्स हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या निकालना है हमको, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को यहीं कर लेता हूं साइड में, मन सॉल्व। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब क्या बेटा, KH। और KH का मैंने फॉर्मूला बताया था ऑस्टोल डाइल्यूशन लॉ जैसा ही फॉर्मूला होता है, क्या, CH²/1 - H। ये हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में देखे थे, KH इज इक्वल टू CH²/1 - H। चलो, तो अब इसमें देखो, इसमें भी एजम्पशंस क्या बताया था, अगर आपका इफ H इज लेस देन और इक्वल टू 5%, अगर हाइड्रोलिसिस 5% या 5% से कम होती है, तो उस केस में हम लोग 1 - H को अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, 1, क्योंकि हम लोग H को क्या कर देते हैं, 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करते हैं। और तब हमारे लिए KH का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, CH²। ये बताया था मैंने आपको। चलो, तो यही हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है। अब क्वेश्चंस को देख लो, 0.5 मोलर अमोनियम बेंजोएट इज हाइड्रोलाइज्ड टू 0.25%। तो ये क्या दिया है, 0.25% हाइड्रोलाइज्ड होने का मतलब H की वैल्यू कितना बेटा, 0.25%। तो परसेंट दिया है, तो हमें H की वैल्यू, परसेंट को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कितना कर दोगे, 100 से इसे डिवाइड करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज अगर मान लो 20% दिया है, अल्फा की वैल्यू अगर 20% डिसोसिएशन है, तो 20% का मतलब अल्फा कितना हो जाएगा, 0.2। अगर बोला 50% डिसोसिएशन है, तो अल्फा की वैल्यू 0.5। तो जो भी परसेंट दिया होता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 0.25 को 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका 2.5 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा, देखो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। 2.5 इंटू 10⁻³ तो H की वैल्यू मिल गई। कंसंट्रेशन यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया है, C की वैल्यू, तो बस KH निकाल लो। तो ये देखो, ये परसेंटेज क्या 5% से कम है, 0.25, तो 5% से कम है। तो अगर 5% से कम है तो आप क्या कर दो, डायरेक्ट KH इज इक्वल टू CH² अप्लाई कर दो, तो देखो आपको आंसर आ जाएगा। KH इज इक्वल टू क्या, C की जगह पे 0.5 इंटू H की जगह पे 2.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो 2.5 कितना होता है बेटा, 625 होता है ना, तो ये 6.25
इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.5 और 6.25 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा, 6 का 5 गुना 30 होता है, मतलब 3000 से समथिंग ज़्यादा आ जाएगा। ऑप्शन देखो 2.5 है, 1.5 है, 6.25 है और 3.125 है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा आपका 3.125 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, सिंपल है, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो सी वाला सही होगा। चलो थर्ड देखो, NH4OH इज वीक बेस। NH4OH एक वीक बेस होता है, विकॉज ऐसा क्यों होता है, तो वीक बेस में पहला ऑप्शन दे रहा है इट हैज लो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का तो बेसिसिटी एसिडिटी से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। सेकंड, इट इज ओनली स्लाइटली आयोनाइज्ड। तो मैंने बताया था बेटा वीक वाले जो पार्ट होते हैं उनका डिसोसिएशन क्या होता है, काफी स्लो होता है, तो बी विल बी द आंसर हो जाएगा। फिर भी हम ऑप्शन आगे देख लें, इट इज नॉट हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इट हैज लो डेंसिटी, इसका भी कोई रोल नहीं है। तो थर्ड का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, इट इज ओनली स्लाइटली आयोनाइज्ड। ठीक है, चलो फोर देखो, द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस FeCl3। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन का जो सॉल्ट बनेगा बेटा वो SaWb टाइप का होगा। किस तरीके का होगा, SaWb। और मैंने बताया ही था कौन सा डोमिनेटिंग पार्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्यूशन किस नेचर का होगा, एसिडिक। ए विल बी द आंसर। और फिर भी अगर किसी को ऐसे नहीं आ रहा है समझ में तो निकाल सकता है। FeCl3 क्या दिया हमें बेटा, FeCl3, तो FeCl3 यही सॉल्ट दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। FeCl3 जब ये तो सॉल्ट है तो 100% डिसोसिएट होगा किसमें, Fe+3 प्लस 3Cl माइनस के अंदर, इसका डिसोसिएशन 100% होगा। तो अगर ये 100% डिसोसिएशन होगा तो क्या Cl माइनस आयन का हाइड्रोलिसिस होने वाला है, तो Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्या Fe+3 का हाइड्रोलिसिस होगा, होगा। इसका क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। मैंने लिखा है कौन कौन से एनायन हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, कौन कौन से केटायन हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, क्योंकि Cl माइनस किससे आया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, केवल किसका होगा, Fe+3। अब देखो आप, अगर Fe+3 का हाइड्रोलिसिस हो जाए तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्ट करेगा, और वाटर से रिएक्ट करके Fe क्या बनाता है, FeOH जो +3 का है, तो यहाँ पे 3 मोल वाटर लगेगा हमें। ये तो एक्सेस में होता है, तो कोई कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है कितना आएगा कितना नहीं। FeOH प्लस इसने OH ले लिया, तो सॉल्यूशन में कौन सा चीज छोड़ रहा है, H+ आयन छोड़ रहा है। और सॉल्यूशन में अगर H+ आयन आ गया बेटा तो ये सॉल्यूशन किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक। ठीक है, और इवन मैंने बताया ही आपको कि केटायन का अगर हाइड्रोलिसिस होता है, केटायन का हाइड्रोलिसिस होगा केटायन का, तो केटायन हाइड्रोलिसिस कैसा होता है, एसिडिक। और एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो कैसा होता है, बेसिक। मैंने कोड भी बताया था ABCA से, है ना। एनायन का हाइड्रोलिसिस कैसा होता है, बेसिक। एनायन का हाइड्रोलिसिस, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, एनायन का हाइड्रोलिसिस कैसा हो जाता है आपका, एनायन का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एसिडिक होता है, और केटायन का हाइड्रोलिसिस कराने पे बेसिक होता है। तो ये ध्यान ही रखो, है ना। ABCD में अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको मत ध्यान रखो। आप इस तरीके से, मैंने बताया एनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, केटायन का हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या हो जाएगा, केटायन का हाइड्रोलिसिस कराने पे एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि केटायन का काम क्या है, H2O से OH को लेना। तो अगर केटायन OH को लेगा तो छोड़ेगा क्या, H+। और अगर एनायन का हाइड्रोलिसिस होता तो एनायन क्या लेता है, H+, तो छोड़ता क्या, OH-, तो बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था। और डायरेक्ट याद ऐसे करो ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो कौन सा डोमिनेटिंग पार्ट है, एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। लुईस एसिड वो होते हैं बेटा जो क्या करते थे, लोन पेयर एक्सेप्टर। बताया था मैंने, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हो क्या होते हैं, लुईस एसिड। तो अब ऑप्शन चेक करो, एक BF3 है, एक Cl- है, एक H2 है, एक NH3। NH3 तो हमारा क्या होता है बेटा, लुईस बेस होता है, क्योंकि ये अपने लोन पेयर को उठा के क्या करता है, डोनेट करता है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। H2O भी बात करो तो H2O दोनों तरीके से बिहेव करता है बेटा, एसिड और बेस की तरह से, लोन पेयर देता भी है लेता भी है आपका। ठीक है, Cl- की बात करो तो Cl- एक लिगेंड है, ये भी लोन पेयर देने का काम करेगा। लेकिन BF3 देखो एग्जाम्पल में मैंने लिखवाए हैं, लुईस एसिड्स कौन होते हैं, लुईस एसिड्स वो होते हैं जो लोन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जिनके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, पड़ा हुआ अल्लाह मुझे। चलो बेटा, तो ये हमारा वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बीच में फोन आ गया, सॉरी डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, गाने होने बच जाता है। ठीक है, चलो तो ये हमारा लोन पेयर एक्सेप्ट होने वाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए।
सिंपल था ये बिल्कुल। BF3 के आप स्ट्रक्चर से अगर जाओगे, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो बेटा, तो BF3 कैसे बनता है, बोरॉन, फर्स्ट फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा। और देखो आप बोरॉन के पास क्या रहता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा होता है जिसके अंदर ये लोन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है बाहर से आने के बाद। तो ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह, ठीक है ना। और इसमें तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़े हैं, बैक बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट हो जाता है, चुपके से लोन पेयर दे देता है, पीछे से बैक बॉन्ड बनता है, तो सब एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है। तो ये लुईस एसिड की तरह बेसिकली बिहेव करेगा। चलो नेक्स्ट देखो, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ SnH2। किसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बेटा, SnH2। तो देखो SnH2 में सल्फर जो है -2 के चार्ज के, कैसे टूटेगा, इसको तो तोड़ने का सोच लो बस कि कैसे डिसोसिएट होने वाला है। तो बेटा कैसे टूटेगा, Sn के ऊपर +4 का चार्ज प्लस सल्फाइड के ऊपर -2 का चार्ज, और कितने इसके हैं, 2 लगे हैं, ठीक है। ये कैसे डिसाइड किया मैंने, इसके ऊपर +4 आएगा। तो बेटा देखो सल्फाइड के ऊपर -2 का चार्ज है और 2 एटम लगे हैं, तो 2 कितना निगेटिव चार्ज हो गया, -4। तो Sn के ऊपर भी कितना होना चाहिए, +4 का चार्ज होना चाहिए। तो अगर कोई मुझसे पूछे KSP ऑफ SnH2 लिखो, तो KSP क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ SN4+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S-2 के पावर 2। ये कोएफिशिएंट से इसमें कोई मतलब हमें नहीं होता है, वो तो जब सॉलिबिलिटी लिखते हैं तब यहाँ पे 2s लिखते हैं ना। तो देखो एक ऑप्शन में 2s जिसमें दिया था, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे, ठीक है। और इसमें देखो +2 का चार्ज दिया था, इस वाले में +4 का चार्ज दिया था, तो +4 चार्ज वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये आइडिया रखना था कि सल्फाइड -2 के चार्ज में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द सॉलिबिलिटी ऑफ PbCl2 एट इच दिस। ये सॉलिबिलिटी की वैल्यू दी है बेटा, मतलब ये S की वैल्यू दिया है 6.3 × 10⁻³ ये हमें S की वैल्यू दिया है। तो हमसे पूछ रहा है इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एट दैट टेम्परेचर। तो S दिया है और हमसे क्या पूछा है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP। तो KSP ऑफ किसका बेटा, PbCl2 का ना। KSP किसका निकालना है हमें, KSP ऑफ PbCl2। PbCl2 दिया है ना, तो PbCl2 के KSP का एक्सप्रेशन क्या बताया मैंने, PbCl2 कैसे टूटेगा आपका, PbCl2 विल बी डिसोसिएटेड इनटू Pb+2 Cl- है ना। बेसिकली ये इरिवर्सिबल एरो रहेगा क्योंकि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं ना, 100% नहीं होते। यहाँ भी आप चाहो तो रिवर्सिबल एरो दे दो क्योंकि 100% नहीं डिसोसिएट होगा। तो Pb+2 Cl-, ठीक है। तो अगर इसका KSP लिखना हो, KSP, तो KSP इज इक्वल टू, देखो ये आंसर उन्होंने S के फॉर्म में सॉल्व करके नहीं दिया, इसी के टर्म के फॉर्म में दिया है, तो मुझे भी KSP को उसी के टर्म में लिखना होगा। तो KSP इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, अगर इसकी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी S मानेंगे तो इसका बेटा S, और क्लोराइड का कितना 2S हो जाएगा। तो बोलो क्या लिखोगे, S इंटू 2S के पावर कितना 2। ये फॉर्मूला बताया ना मैंने। देखो यहाँ पे 2 नहीं आता, यहाँ पे 2 हमने नहीं लिया, लेकिन अगर इसको सॉलिबिलिटी के फॉर्म में लिखना होता तो क्या लिखते बेटा, इसकी सॉलिबिलिटी S और इसकी कितनी लिखते 2S। तो ये कितना लिखते S इंटू 2S के पावर 2, ऐसे लिखते समय। तो यहाँ पे 2 नहीं आता है ना, अंदर कंसंट्रेशन में नहीं, वो यहाँ पे सॉलिबिलिटी का दिखता है रोल। तो इसका सॉलिबिलिटी S, तो इसका कितना 2S, तो S इंटू 2S के पावर कितना 2, तो S इंटू 2S के पावर 2 से कितना हो जाएगा आपका। ये देखो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो डायरेक्ट हमारा सॉलिबिलिटी के फॉर्म में ये ऑप्शन दिया था 6.3 × 10⁻³ इंटू 2S होना चाहिए। 2S मतलब इसका डबल, तो पहले ऑप्शन में तो 6.3 दिया है, ये हो ही नहीं सकता। इसमें देखो डबल दिया है लेकिन पावर 2 नहीं दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें डबल दिया है, पावर भी 2 दिया है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारे लिए सही होगा, ठीक है। आपके पास क्वेश्चंस है ना, आप वहां से चेक कर सकते हो एक बार, ऑप्शंस अगर विजुलाइज नहीं हो रहे हैं तो ये ठीक है। और इसमें देखो इसमें भी पावर नहीं दिया, तो ये भी आंसर सही नहीं होगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, विच इज ए बफर सॉल्यूशन, कौन इनमें से बफर सॉल्यूशन है। तो बफर सॉल्यूशन की खास बात क्या बताया बेटा मैंने, बफर सॉल्यूशन के लिए आपका वीक बेस होना चाहिए या फिर वीक एसिड होना चाहिए, और प्लस साथ में इसका काउंटर पार्ट होना चाहिए, काउंटर पार्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। यही तरीका है ना, वीक बेस लोगे तो वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसका काउंटर पार्ट मिलना चाहिए, और वीक एसिड लोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ काउंटर पार्ट मिलना चाहिए। और इनमें जैसे एग्जांपल भी मैंने बहुत सारे बताए थे, तो ये तो हमारा डायरेक्ट एग्जांपल ही दिया मैंने। अगर आप CH3COH लेते हो तो ये आपका क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड, और इसका काउंटर पार्ट क्या होगा बेटा, CH3COO-, ये इसका काउंटर पार्ट होगा। अब इसको सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसेज हैं, किसी के भी साथ जोड़ दो, इसको जो भी स्ट्रॉन्ग बेसेज हैं किसी के भी साथ जोड़ दो। जैसे अगर इसको
HCl के साथ जोड़ दो, NaHCl के साथ आप जोड़ोगे इस चीज को, ये HCl बोल रहा हूँ, ये आपका वीक एसिड है, इसको अगर आपने NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया है होता NaOH के साथ, तो ये बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का काउंटर पार्ट क्या है Na, तो अगर ये सॉल्ट बनता है तो हमारे लिए कैसा हो जाता है, बफर हो जाता है। सब पढ़ा है हमने डिटेल में काफी, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है, विच इज ए बफर सॉल्यूशन, CH3COH वीक एसिड और उसका सॉल्ट। तो काफी डिटेल में हम लोग क्लास के अंदर कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स भी मैंने बहुत सारे लिखवाए थे। सेकंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो वीक एसिड है और ये NH4 है, NH4 कहाँ से आया होगा, NH4OH से आया होगा, और NH4OH तो वीक बेस है ना, तो वीक बेस और वीक एसिड का तो नहीं बन सकता ना कभी, तो ये नहीं होगा आंसर। इस तरीके से आप जज करो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन क्या था। पेपर रिलेटिवली काफी इजी था आपका, कोई मुश्किल पेपर नहीं था। ये तो देखो इसको हो ही नहीं सकता था, ये तो सॉल्ट ही दिया है NH4Cl, ये किसका सॉल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, और ये वीक एसिड है, तो ये हो ही नहीं सकता। चलो अगला देखो, इफ S एंड KSP आर रिस्पेक्टिवली सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्प्रिंगली सॉल्युबल बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, देन तब क्या सही होगा इनमें से। तो बेटा अगर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा है तो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब AB या 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट, बाइनरी का मतलब तो ये होता है AB या 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट। तो इसका KSP का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 1 के पावर 1 इंटू 1 के पावर 1 इंटू S के पावर 1+1, जो मैंने बताया वही तरीके से। ये डायरेक्ट करो, S इंटू S होगा तो कितना हो जाएगा, S² हो जाएगा, तो S का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट में KSP, तो हमारे लिए C वाला रिलेशन सही हो जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल से क्वेश्चन थे। सॉल्युबिलिटी प्रो S इज इक्वल टू रूट ऑफ KSB। चलो, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, अब सेम वो क्वेश्चन जो अभी FeCl3 वाला था उसी तरीके का है। अमोनियम क्लोराइड का मतलब बेटा NH4Cl, तो इसका मुझे क्या चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन इसका किस नेचर का होगा, न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, एम्पोप्रोटिक। तो देखो ये भी NH4Cl किससे मिलके बना है बेटा, NH4OH प्लस HCl, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है आपका वीक बेस है। तो अभी मैंने जैसा रूल बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में डोमिनेंट पार्ट क्या होगा, एसिड, तो आंसर विल बी एसिडिक, सीधा टिक करो। या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका हाइड्रोलिसिस के बारे में सोचो, या हाइड्रोलाइज्ड होगा तो कैसे टूटेगा बेटा, NH4 प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, इसको सॉल्यूशन इसका बनाओगे तो Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। हाइड्रोलिसिस किसका होगा, केटाइन का, और केटाइन का हाइड्रोलिसिस होगा तो NH4 किसको लेगा, OH को, तो छोड़ेगा क्या H+, तो सॉल्यूशन कैसा, एसिडिक। अभी एक क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। ठीक है, चलो, विच इज इनकरेक्ट फॉर बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के बारे में कौन सी बात गलत है, इट कंटेन्स वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, बिल्कुल सही बात है, वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये तो लिखवा के दिया है क्लास में मैंने पूरा, है ना। बफर की पहचान ही है, वीक एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट बेस हो, किसके साथ, कॉन्जुगेट, इट्स कॉन्जुगेट बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। ठीक है, तो सही बात है। इट कंटेन्स वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ये भी सही है। इफ दिस देयर ए वेरी लेस चेंज इन pH वैल्यू व्हेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज मिक्स्ड, तो बफर सॉल्यूशन के बारे में बताया था, बफर सॉल्यूशन ऐसा है जो अपने pH को चेंज नहीं होने देता, तो ये वाली बात भी सही दी है बेटा, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है। उसने बोला हमें इनकरेक्ट ढूंढिए, तो नन ऑफ द एबव, डी विल बी द आंसर। ठीक है, चलो अगला देखो, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विथ ए बेस, समझ में आ रहा होगा आई होप। जो अभी भी कोई डाउट्स रह जाए तो उसको मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना कि सर ये भी डाउट है। क्लियर है, ये हमारा वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस होते ही है, वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड। वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस वाले सॉल्यूशन को कैसा बफर बोलते थे हम लोग, एसिडिक बफर बोलते हैं। ठीक है, और वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड वाले को कैसा बफर बोलते हैं बेटा, बेसिक बफर। ठीक है, चलो, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विथ ए बेस इनवेरेबली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये तो एकदम सिंपल है, इसमें क्या है, तो 9th क्लास के बच्चे भी कर लेंगे। एसिड और बेस जब आप रिएक्ट करते हैं बेटा, तो एसिड बेस रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है आपका, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो उसने बोला है कि जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाए एसिड और बेस का, न्यूट्रलाइजेशन मतलब ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरह से खत्म, तो सॉल्ट और वाटर ही बचेगा, तो रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ H3O प्लस
एसिडिक तो बनता नहीं है, बेसिक बनता नहीं है, सॉल्यूशन कैसा रहता है, न्यूट्रल, तो आंसर विल बी H2O। H प्लस एंड OH माइनस क्यों नहीं, H प्लस और OH माइनस अकेले थोड़ी नहीं रह सकते, तो दोनों कंबाइंड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2O के अंदर ना। न्यूट्रलाइजेशन दिया, न्यूट्रलाइजेशन मतलब कंप्लीटली खत्म होना, अगर ये कंप्लीटली खत्म नहीं होता तो उसमें H प्लस भी रहता और OH माइनस भी रहता, लेकिन एसिड बेस पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, तो जितना H प्लस उतना ही OH माइनस, और दोनों जब इक्वल अमाउंट में होते हैं तो बेटा कोई जिंदा नहीं बचेगा, तब H2O बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता तो इट सॉल्यूशन में भी एसिडिक हो सकता था, बेसिक भी हो सकता था, है ना, और तीसरा न्यूट्रल के लिए H2O। चलिए, तो ये हमारे आयनिक वाले प्रॉब्लम्स थे, ये सब हो गए। अब हम लोग आते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर से प्रॉब्लम था। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हर बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन वेपर प्रेशर से होना है, तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, कितना जल्दी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाए, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है बेटा, जिस लिक्विड का, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उतना ही कम, क्योंकि वो जल्दी से पहुंच जाता है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमसे पूछा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होने के लिए वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होने के लिए, मैक्सिमम होने के लिए वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, लोएस्ट। और वेपर प्रेशर को कैसे पता करने का तरीका है, तो वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट हमने। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था अपने पास, वांट ऑफ फैक्टर, देखो क्योंकि सुक्रोज, ग्लूकोज, NaCl, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह आ जाए तो I इंटू XB, पढ़ा था ये हमने फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। तो हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि वेपर प्रेशर कम हो, सॉरी हाई बॉइलिंग पॉइंट हो, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होने के लिए वेपर प्रेशर कम होना चाहिए। और ये भी हमें पता है जिसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, जिसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब उसके वेपर प्रेशर में लोअरिंग उतनी ज्यादा हो गई तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, उतना ही कम हो जाएगा। तो जिसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम। ये सब कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं क्लास के अंदर। तो देखो इस तरीके से रिलेट करके आपको फाइनली पहुंचना कहाँ पे है, राउल्ट्स लॉ के ऊपर। और राउल्ट्स लॉ ने किसके बारे में आइडिया दिया था हमें, RLVP के। तो आपको यहाँ पहुंचना है हर क्वेश्चन में, बॉइलिंग पॉइंट के हर क्वेश्चन में आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से ही लिंक करना है। जिसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम। क्योंकि आपने सोल्यूट डाला, उसकी लोअरिंग बहुत कम हो गई, तो लोअरिंग कम हो गई बेटा, तो लोअरिंग बहुत ज्यादा हो गई, उल्टा बोल दिया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब लोअरिंग बहुत ज्यादा हो गई, तो लोअरिंग बहुत ज्यादा हो गई तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो ऊपर जाना ही नहीं चाहेगा। तो बस इस तरीके से लिंक किया करो बेटा। तो क्या समझ में आया, बॉइलिंग पॉइंट हाई उसी का होगा जिसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाए, ज्यादा। ठीक है, जिस उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है जिसके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा। क्योंकि लोअरिंग अगर ज्यादा हो गया तो उसको ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब वो बॉइल्ड होगा। तो बस इससे चेक कर लो। और RLVP उसका ज्यादा होगा जिसका I ज्यादा होगा, वांट ऑफ फैक्टर। ग्लूकोज का वांट ऑफ फैक्टर 1, सुक्रोज का 1, NaCl का 2, CaCl2 का, देखो इसका वांट ऑफ फैक्टर 1, सुक्रोज का भी 1, NaCl का 2, CaCl2 का 3। तो जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा, I की वैल्यू जिसकी ज्यादा, उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा, और उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो D विल बी द आंसर। ठीक है, चलो 14 देखो, विच वन हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी सिंपल है, ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया बेटा, OP को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, पाई इक्वल टू I इंटू CRT, बताया मैंने आपको। तो इसमें भी सिंपल है, देखो ऑप्शन से देखो, m/10 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 सबका कंसेंट्रेशन सेम दिया, R कांस्टेंट ही होता है, टेम्परेचर मेंशन नहीं तो ये भी क्या हो गया कांस्टेंट, मतलब पाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। HCl का वांट ऑफ फैक्टर 2, यूरिया का 1, ग्लूकोज का 1, BaCl2 का 3, C विल बी द आंसर। सिंपल क्वेश्चंस थे बिल्कुल। ठीक है, तो C आपका आंसर हो जाएगा। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी जिसको कॉन्सेप्ट पता रहेगा उसके लिए क्वेश्चन मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का है ना, 20-25, कोई क्वेश्चन 1 मिनट भी ले लेगा, नहीं तो मोस्टली 15 से 20 सेकंड के क्वेश्चन से बस आपको थोड़ा सा सोचना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर विल हैव लोवेस्ट वेपर प्रेशर, क्या देखना है, देखो फिर से कॉन्सेप्ट आया भाई, क्या देखना है बेटा, वेपर प्रेशर लोवेस्ट।
तो वेपर प्रेशर लोवेस्ट उसी का होगा, अभी बता दिया मैंने, जिसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। भाई लोअरिंग अगर ज्यादा होगी, लोअरिंग ज्यादा हो गई तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उतना ही कम, वो चीज उतनी ही नीचे चली गई। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, वेपर प्रेशर में कमी ज्यादा हो गई तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा ना। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसका जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा लोअर्ड होता है उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होता है अपने पास, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर हैव लोवेस्ट वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर उसका कम होगा जिसका आरएलबीपी ज्यादा होगा, और आरएलबीपी उसी का ज्यादा होगा जिसका बेटा वांट फैक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि आरएलबीपी इज इक्वल टू आई इंटू एक्सपी। सब एक दूसरे से लिंक्ड ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई ज्यादा होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, इसका आई कितना आएगा, NaCl का 2। कंसेंट्रेशन देखो सबका लगभग सेम दिया है ना, कंसेंट्रेशन सबका सेम दिया है। सुक्रोज का 1, Na3PO4 का कितना आ जाएगा बेटा, Na3PO4 3 इसके, और फॉस्फेट के 1, तो 3 और 1 4, और इसका वांट फैक्टर 2 और 1 3, तो डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब आई से डिसाइड करने वाले क्वेश्चंस दिए थे, आपको वांट फैक्टर का यूज आना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। तो लोवेस्ट वेपर प्रेशर, जिसका वेपर प्रेशर कम उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ज्यादा, और जिसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा उसका आई की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। चलो नेक्स्ट देखो 16 वाला। 16 में क्या बोल रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, 16 में क्या बोल रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl solution assuming NaCl to be 100% dissociated in water, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हमें TF निकालना है, ठीक है। 1 मोलर दिया है, 1 मोलर देने का मतलब मोलरिटी कितनी हो गई, 1 हो गया। NaCl दिया है और 100% डिसोसिएशन भी दिया है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, NaCl का आई कितना हो जाएगा बताओ, NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगा ना, 100% डिसोसिएशन है तो NaCl ऑफ आई कितना 2। TF निकालना है और हमें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब बेटा क्या दिया है, KF की वैल्यू कितनी 1.86। तो बस लगा लो, सिंपल है ये भी क्वेश्चन। देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम, ये पढ़ा है फॉर्मूला हमने, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम। आई की जगह पे कितना 2, इंटू KF की जगह पे कितना 1.86, इंटू मोलालिटी कितनी बेटा 1, ठीक है। तो 1.86 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 3.72, ठीक है। ये केल्विन भी हो सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। ऑप्शन में मुझे डिग्री से दिख रहा है तो इसको मैं डिग्री सेंटीग्रेड ही कर लेता हूँ। और डेल्टा TF खुद क्या होता है बेटा, डेल्टा TF होता है T0F माइनस TF, ये होता है डेल्टा TF का फॉर्मूला। डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, T0F माइनस TF, तो T0F माइनस TF इज इक्वल टू कितना 3.72, और T0F की वैल्यू कितनी होती है किसी भी वाटर के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से TF कितना हो जाएगा -3.72 डिग्री सेंटीग्रेड। इवन मैंने तरीका ही बताया सीधा, जो आपको डेल्टा TF का आंसर आए ना बेटा, जो भी आपका डेल्टा TF आए उसी के आगे माइनस का साइन लगा दिया करो, ये करने की जरूरत ही नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, -3.72। तो ये आपकी समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग, सिंपल क्वेश्चंस थे, ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। चलो नेक्स्ट देखो 17 देखो, एट हायर एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्स बिकॉज, बॉइलिंग पॉइंट है ना। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में देखो बेटा एक ऑप्शन माइनस में दिया था और एक ऑप्शन प्लस में भी दिया था, है ना, एक प्लस में भी दिया था और एक ऑप्शन माइनस में भी दिया था। तो इस चीज का ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट का आंसर हमेशा निगेटिव आता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं आता, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा 0 से क्या आएगा कम हो जाएगा, तो ये माइनस में ही आएगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो बोल रहा है एट हायर एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्स बिकॉज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्स, तो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन मैंने बताया सीधा किससे लिंक करो, वेपर प्रेशर से, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर्स बोला है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने के लिए बेटा वेपर प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, ज्यादा हो जाए उस सब्सटेंस का, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। और वेपर प्रेशर होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस को प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। तो पूछ इसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्स, ये IEEE का ही क्वेश्चन था, पूछा हुआ है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाए, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, टेम्परेचर इज लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई, नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, क्योंकि वेपर प्रेशर का मीनिंग ही क्या है, वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जिससे
हम लोग उस सब्सटेंस के प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचा दें, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। तो अगर बेटा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज्यादा, क्योंकि जल्दी से वो वेपर में कन्वर्ट होगा, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग में बना के रखो, सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्स बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, आप वेपर प्रेशर को छोड़ो, आप यही बताओ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है वो टेम्परेचर जिसपे सब्सटेंस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाए, किसी लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाए। तो ये लोअर कब होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम हो। पहले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो बॉइलिंग करने में वो कम ही टेम्परेचर पे बॉइल्ड हो जाएगा ना। जैसे 1 एटीएम पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल्ड होता है, लेकिन अगर प्रेशर मैंने 0.5 पे एटीएम कर दिया तो 100 से कम पे ही वाटर बॉइल्ड होने लगेगा। तो ऐसे समझो इसे, ठीक, सिंपल क्वेश्चन था ये, होप कि क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए। अ कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस विच, कैटालिस्ट क्या करता है बेटा, इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कैटालिस्ट तो कंसंट्रेशन पे कभी कोई इफेक्ट ही नहीं डालता, तो ये तो गलत हो गया। चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी वो कभी चेंज नहीं कर सकता। शॉर्टन्स द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, ये सही है। क्यों, कैटालिस्ट का काम ही क्या है, कैटालिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है या स्लो करता है। जनरली तो कैटालिस्ट हम लोग फास्ट कराने के लिए करते हैं। अगर रिएक्शन फास्ट हो जाएगी तो उतना ही फॉरवर्ड में रेट बढ़ता है, उतना ही बैकवर्ड में बढ़ता है, तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने वाले टाइम को क्या कर देता है, कम कर देता है। सप्लाइज एनर्जी टू द रिएक्शन, एनर्जी थोड़ी ना प्रोवाइड करता है ये। तो ये तो हम लोग क्लास के नोट्स में लिखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ना, शॉर्टन द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। The ability of an anion to bring about coagulation of a given colloid depends upon, the ability of anion to bring about coagulation of a, coagulate कराना है, given colloid depends upon। तो बेटा किसी भी आयन को coagulation देखना है कराने के लिए, तो its size, magnitude of its charge only, the sign of its charge, both magnitude and sign of its charge, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कोलाइड तो दोनों हो सकते हैं ना। आपका जो कोलाइड है, देखो अगर आपका पॉजिटिव कोलाइड भी होता है और बेटा हमने क्या पढ़ा है, निगेटिवली चार्ज भी होता है। तो अगर निगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज वाला है तो इसके लिए कैसा कोलाइड लगता है, निगेटिव वाला लगता है, एनायन लगते हैं। इसके लिए क्या लगते हैं, हमारे एनायंस लगते हैं। और अगर आपका निगेटिवली चार्ज कोलाइड होगा तो उसके लिए क्या लगता है हमारे पास, पॉजिटिव, मतलब केटायन लगते हैं। तो बेटा हमने पढ़ा, ये हार्डी-सोल्जे रूल्स पढ़ा था हमने। हार्डी-सोल्जे रूल्स में क्या बताता है कि जितना, अगर ये, तो पहले तो ये देखो, ये तो डिपेंड करेगा द एबिलिटी ऑफ आयन, आयन दिया है इसने, ना एनायन दिया है ना केटायन दिया है। तो आयन तो दोनों हो सकता है ना, ये केटायन भी हो सकता है, इट में भी एनायन, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा बच्चों को, सर डी क्यों, है ना, तो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। केटायन भी हो सकता है आयन का मतलब, और एनायन भी हो सकता है। ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन ऑफ ए गिवन कोलाइड डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आयन केटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। तो कोई केटायन डालना है कि एनायन डालना है, वो केटायन डालोगे कि एनायन डालोगे, वो डिपेंड करेगा कोलाइड के नेचर के ऊपर कि आखिर वो पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा ही, और साथ ही साथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, मैग्नीट्यूड के ऊपर, कि आप कितना चार्ज डाल रहे हो। क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, जैसे Al+3 की कोगुलेशन पावर है ना, Mg+2 से ज्यादा और Mg+2 की Na+ से ज्यादा, ये पढ़ा हमने। तो चार्ज पे तो डिपेंड करेगा ही कि कितना चार्ज है, और उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर भी। तो बोथ द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ इट्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला है कि निगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि आयन दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो चार्ज पे भी डिपेंड करेगा और उसके मैग्नीट्यूड, +3 का चार्ज है कि +2 का, कि +1 का, कि -3 है, -2 है कि -1 है। हार्डी-सोल्जे रूल से ये क्लास का ही क्वेश्चन है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो, द गोल्ड नंबर ऑफ ABCD आर दिस, प्रोटेक्टिव पावर ऑफ ABCD। प्रोटेक्टिव पावर और गोल्ड नंबर का रिलेशन डायरेक्ट क्लास में बताया है बेटा मैंने। गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर, याद है ये, प्रोटेक्टिव पावर, ये दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि जिस सब्सटेंस का गोल्ड नंबर जितना कम होगा, जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होता है, गोल्ड नंबर बेसिकली होता ही क्या था, कितना मैं किसी लायोफिलिक कोलाइड का ऐड कर दूं, है ना, किसी लायोफिलिक कोलाइड का लायोफोबिक में कितना ऐड किया जाए ताकि उसका कोगुलेशन होने से रुक जाए, वही हमारा गोल्ड नंबर था बेसिक, इसका डेफिनेशन कि 10 ग्राम के सॉल्यूशन में। तो गोल्ड नंबर जितना कम डालोगे प्रोटेक्टिव पावर उसका उतना ज्यादा, कम अमाउंट पे ही अगर वो प्रोटेक्ट कर ले जाएगा तो उसका कम अमाउंट, मतलब गोल्ड नंबर कम है और प्रोटेक्ट कर ले गया तो प्रोटेक्टिव पावर उतना ही ज्यादा। तो ये रिलेशन मैंने देखा है, तो ये डायरेक्ट याद रखना है बेटा, ये रिलेशन मैंने बताया और ये खूब इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चंस पूछता है इसके ऊपर। तो हमसे पूछा है
कि गोल्ड नंबर ऑफ दिस और दिस, प्रोटेक्टिव पावर ऑफ ए बी सी डी आर इन ऑर्डर। तो प्रोटेक्टिव पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम उसका प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा। तो इन सब में सबसे छोटा गोल्ड नंबर कौन सा है, ये वाला। तो बी का सबसे ज्यादा होना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें बी का सबसे ज्यादा दिया है, तो आपको और दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर बी हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। तो बेटा हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक को प्रोटेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड है ये तो। प्रोटेक्टिव कौन करेगा, किसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, हाइड्रोफोबिक को कि हाइड्रोफिलिक को। तो फिर हाइड्रोफोबिक को जरूरत होती है, क्योंकि ये वाटर से प्यार नहीं करते, वाटर से फोबिया, डरते हैं, है ना, बताया मैंने, फोबिया ये डरते हैं, और हाइड्रोफिलिक वाटर से चाहत प्यार करते हैं। तो प्रोटेक्शन की किसको जरूरत है, जो डरेगा, मतलब हाइड्रोफोबिक वाला। तो कौन प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हाइड्रोफिलिक सॉल्ट उनको प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का काम करते हैं। ये भी क्लियर है। चलो, तो ये हमारे सरफेस के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, सबसे फास्ट रिएक्शन देखना है। तो बेटा देखो जरा, C+12 C+12 C+, सब रिएक्शन C+12 दिए हैं। तो फास्टेस्ट रिएक्शन हमें पता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उतना ही फास्ट होता है, उतना ही तेज भागता है। तो अब देखो 250, 500, 750, 1000, तो आंसर विल बी डी। तो डायरेक्ट करने वाला, देख के कहा क्वेश्चन करने वाला, कितना हो जाएगा, डी वाला 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो, तो कहाँ तक पहुंचे हम लोग, 24 हो गए ना, 25 पे आ जाओ। फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड along with x एक्सिस by plotting a graph between half life and initial concentration। कोई बात नहीं, सिंपल है, ये भी क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ को ले लिया यहाँ पे बेटा, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ए को ले लिया मैंने नीचे। तो हमसे बोल रहा है कि जो along with x एक्सिस, फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड along with x एक्सिस। तो x एक्सिस ये है, इसके along हमें लाइन मिलना चाहिए, along with x axis, plotting a graph between half life and initial concentration। तो क्या बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर हाफ लाइफ डिपेंड कर रहा है क्या, हाफ लाइफ इज इस ग्राफ को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है कि हाफ लाइफ इज A0 के पावर कितना, 0। ए से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो, लेकिन हाफ लाइफ आपका चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट बना है। तो ये बेटा किसके लिए होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ मैंने बताया हाफ लाइफ से क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, खत्म, है ना, समझे क्या। हाफ लाइफ और ए में रिलेशन क्या होता है, और इवन यही पता है हमें, देखो ना, हाफ लाइफ का फॉर्मूला मैंने जनरल रूल क्या बताया, 1 - n, इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर 1 - n, ये बताया मैंने आपको। तो आप n की वैल्यू डालो, 1 डालोगे तभी तो ये 0 होगा। तो n क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ये क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो अगर 0 ऑर्डर की बात करोगे तो 1 - 0 कितना हो जाएगा, 0। तो उसका हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A0 होता है, तो हमने पढ़ा भी है। 0 ऑर्डर के लिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू A0/2k, पढ़ा है ना हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, A0 से इंडिपेंडेंट है, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट इक्वेशन कैन बी रिटेन एज। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट इक्वेशन तो बेटा हमारा कौन बताता है, आरएनएस, ये आरएनएस जी ने बताया था। तो आरएनएस इक्वेशन क्या था अपने पास, k इज इक्वल टू a इंटू ई के पावर -EA/RT, बताया था मैंने ये। तो बस इसके ऊपर आपको, मैथ वाले हो ही आप लोग, इसके ऊपर क्या दिया है, ln लगा के लिखा है इसने, तो ln लगा दो। तो ln k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a, और ये माइनस का चार्ज है तो -EA/RT, ठीक है। ये इसमें ln k इज इक्वल टू ln a -EA/RT हो जाएगा, ये होना चाहिए आंसर, ठीक है ना। तो इसमें मुझे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये आपका बोनस है, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट को ln k इज इक्वल टू ln a -e के पावर EA/RT लिखा है, ये गलत है ना, e तो हट जाएगा ना, e हट जाएगा, यहाँ भी e दिया है, यहाँ भी e दिया, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो ये बोनस हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है ना।
क्योंकि ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी, ln लगाने के बाद ये आ रहा आंसर। तो ये आपका बोनस है, ये क्वेश्चन हमारा इनकरेक्ट दिया, ऑप्शन एक भी सही नहीं है इनमें चारों में, ठीक है ना, क्योंकि k इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो ln लगाओगे ln k इज इक्वल टू ln a और माइनस ये तो हट जाएगा ना ln की वजह से, तो क्या आ जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी, तो ये गलत दिया है। चलो तो ये बोनस हो जाएगा एक आपका। नेक्स्ट देखो 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इन फाइनाइट टाइम, कौन फाइनाइट समय में खत्म होता है। तो बेटा एक क्लास में सीधा सीधा लिखा है, जीरो ऑर्डर, 0 से 1 के बीच में अगर ऑर्डर है, 0 से 1 के बीच में अगर ऑर्डर है तो फाइनाइट टाइम में खत्म होता है। फर्स्ट ऑर्डर के बाद की कोई रिएक्शन फाइनाइट टाइम में खत्म नहीं होती, तो आंसर विल बी जीरो ऑर्डर, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को 50% खत्म होने में अगर 5 मिनट लगे हैं तो 100% खत्म होने में 10 मिनट, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की रेट क्या होती है, कांस्टेंट चलती जाती है, ठीक है ना, पढ़ा हमने ये चीज। फर्स्ट ऑर्डर इनफाइनाइट समय लेता है, क्योंकि इसका ग्राफ हमने देखा ही था, एक्सपोनेंशियल आता है ना, और ये भी इनफाइनाइट टाइम लेगा। थर्ड ऑर्डर भी 0 और 1 के बीच अगर आपका ऑर्डर आएगा तो फाइनाइट टाइम में खत्म होता है, 0-1 से ज्यादा ऑर्डर कभी भी फाइनाइट टाइम में खत्म नहीं होता, तो आंसर विल बी जीरो ऑर्डर। चलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अब ये आ गया हमारा केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एक्सेप्शनली हाई, क्यों काफी ज्यादा होता है, तो इसका तो रीजन सीधा सीधा क्लास में बताया गया है, वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा। वाटर मॉलिक्यूल इज लीनियर तो होता ही नहीं है, सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चर इसका लीनियर है ही नहीं, वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, तो लीनियर नहीं है ये तो ठीक बात है, लेकिन इसका कोई रीजन नहीं है एक्सेप्शनली हाई होने का। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हाई इस वजह से होता है क्योंकि वाटर के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कर सकते हैं इसे। चलो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 प्लस मॉलिक्यूल आयन इज, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है किसका। अब बॉन्ड ऑर्डर का इवन मैंने तो खूब शॉर्टकट भी बताया निकालने के आपको, 14 से ज्यादा हो, 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो, है ना, क्योंकि ये हमें क्या दे दिया He2 के ऊपर प्लस, तो इसमें तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, हीलियम का 2 का 2 गुना 4 में से 1 गया, कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये 3, और 3 इलेक्ट्रॉन है, हमें कोड तो पता ही है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और आगे 14 से कम है कि ज्यादा है, हमें तो 3 इलेक्ट्रॉन तक भरना है, तो इसके अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो सिग्मा 1s2, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 1, सिग्मा स्टार 1s1, और हमें पता ही है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन देखोगे, बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, एंटी बॉन्डिंग वाले स्टार होते हैं 2 माइनस 1/2, तो कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1/2। तो आई होप कि इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था बॉन्ड ऑर्डर He+2 का, तो कितना हो गया 1/2। नेक्स्ट देखो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इन विच सेंट्रल एटम कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, खुद ही बता दिया सेंट्रल एटम के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है पिरामिडल, ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, 3 और एक सेंट्रल एटम पे क्या आता है लोन पेयर, तो दैट इज द ज्योमेट्री ऑफ NH3, और इस ज्योमेट्री का नाम ही क्या होता है पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप, तो ये हमें पता ही है पहले से। टेट्राइडल तो है नहीं, प्लेनर ट्राइगोनल है नहीं, स्क्वायर प्लेनर है नहीं, बचा कौन सा पिरामिडल, तो शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल कैसा होता है पिरामिडल शेप का होता है। केमिकल बॉन्डिंग से हमने काफी डिटेल में देखा है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF7 का हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग तो मैं खूब डिटेल में खूब आसान तरीके से पढ़ाया मैंने, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए। IF7 की बात करो तो IF7 का हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया बेटा, इसको क्या किया करो, हाथ पैर तोड़ के सब बैठा दिया करो। कितने फ्लोरीन है, 7 है, 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से बस, है ना। अब देखो आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, क्या 7 तो यूज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या कोई लोन पेयर आएगा, कोई लोन पेयर नहीं आएगा। और हर बॉन्ड को एक नाम दे दो, बताया मैंने, तो नाम देना शुरू करो, S P1 P2 P3, P4 तो जा नहीं सकते, तो फिर D1 D2 और D3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d3, सिंपल है बिल्कुल। ये तो हाइब्रिडाइजेशन के हर क्वेश्चन में हाथ पैर तोड़ के बैठा दिया करो उसको चारों तरफ से, और जो भी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में बच जाए तो उसको लोन पेयर दे दो। जैसे इसमें भी देखो NH3 बनाना था तो मैं क्या करता, 3H अटैच कर देता। अब नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 1 2 3 यूज हुए तो एक लोन पेयर डाल देता, ये स्ट्रक्चर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या होगा, S P1 P2 P3, हाइब्रिडाइजेशन की बात करता तो क्या आता आंसर sp3, लेकिन sp3 ये टेट्राहाइड्रल नहीं होता, क्यों, क्योंकि लोन पेयर की वजह से शेप क्या हो जाता है पिरामिडल हो जाता है।
पिरामिड की तरह दिखाई देगा ना, 1 2 3 तीन पिरामिड दिखाई देंगे, ऊपर एक लोन पेयर, तो पिरामिडल शेप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्लोराइड ऑफ मेटल, ये तो आपका 9th-10th का क्लास का क्वेश्चन डाला था मैंने। क्लोराइड ऑफ मेटल इज MCl2। क्लोराइड का फॉर्मूला क्या दिया है, MCl2। इससे क्या पता चल रहा है बेटा, मेटल के ऊपर कितने का चार्ज होगा, +2 का। कैसे पता चला सर, क्योंकि M+2 और 2 Cl- में टूटेगा ना, ये हमें पता है, ये क्रॉस में चार्ज आता है ना, इसका जो चार्ज होगा वो यहाँ होगा और जो इसका चार्ज होगा वो यहाँ होगा। तो यहाँ से मेटल के ऊपर कितने का चार्ज, +2 का। द फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट, किसका फॉर्मूला पूछा उसके, फॉस्फेट का। तो मेटल के ऊपर बेटा +2 का चार्ज है और फॉस्फेट का फॉर्मूला पूछा है, तो फॉस्फेट क्या होता है, PO4 के ऊपर -3। फॉस्फेट क्या होता है, PO4 के ऊपर -3। तो बस क्रॉस कर दो, आंसर बन गया। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, M3PO4 का आंसर हो गया बी वाला। ठीक है, तो आई होप कि सब समझ में आ गया किस तरीके से करना है। समझाने बताने में मुझे टाइम लगा है, नहीं तो आपके क्वेश्चंस इजी थे, है ना। बताने में भले ही मुझे 45-50 मिनट लग गए, लेकिन क्वेश्चन आपके करने इसी कॉन्सेप्ट से इजी है। समझाने में टाइम लगता है, बाकी करने के लिए क्वेश्चंस में टाइम नहीं था इतना। ठीक है, चलिए तो कर सकते हैं ना ये। चलो, और जो भी इसमें अगर कोई डाउट्स रह गया किसी को कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक, थैंक यू।